नमस्कार दोस्तों, आज यानी 12 अप्रैल 2017 का हमारा प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, साउथ के पेज पे हैम रेडियो से रिलेटेड न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी प्री में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हैम रेडियो होता क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन का डिवाइस होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के किसी फ्रीक्वेंसी पर इसे ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन नॉन कमर्शियल पर्पसेज के लिए। देखिए, जो आमतौर पर जो रेडियो होते हैं, जैसे रेडियो बिग एफएम 92.7 या फिर आप कह सकते हैं जो रेड एफएम होता है 93.5, ये सारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं और ये कॉमर्शियल पर्पसेज के लिए इन्हें यूज किया जाता है। लेकिन हैम रेडियो क्या होता है? सरकार इनके लिए लाइसेंस देती है और एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है कि ये जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कहूं तो 89 से 90 के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हैम रेडियो के लिए यानी एमेच्योर रेडियो के लिए यूज की जा सकती है, जो ये बैंडविड्थ है 89 से लेकर 90 के बीच की। तो फिर क्या होता है, किसी 89 से 90 के बीच की किसी भी फ्रीक्वेंसी पर सेट करके ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो हैम रेडियो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि जो ये होता है नॉर्मल कम्युनिकेशन, रेडियो से जो सिग्नल्स आते हैं, जो हम रेडियो सुनते हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं। तो हैम रेडियो के काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी प्रकार की कैलमिटी जब आती है, मान लीजिए अर्थक्वेक यानी भूकंप आया, तब काफी तबाही होती है। तो जो नॉर्मल टेलीकॉम जो वो टावर्स वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हैम रेडियो का बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। जैसे हमारे जब गुजरात में भूकंप आया था तब भी इसे यूज किया गया था। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया तब भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। अब देखिए, और कई तरह की चीजें हैं इसके बारे में। ये एक तरह का वायरलेस इक्विपमेंट होता है और ऑपरेटर जो इसे यूज करता है मेनली उसको हार्म कहा जाता है, समझ गए। और इसके लिए बकायदा देखिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। ऐसे कोई हम रेडियो स्टैब्लिश नहीं कर सकता, सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है और बहुत इजीली इसे स्टैब्लिश किया जा सकता है। नॉर्मली कोई चाइनीज या जापानीज के इक्विपमेंट्स खरीद के एक प्रकार से जो एंटीना है और ट्रांजिस्टर का यूज करके इसे स्टैब्लिश किया जा सकता है। बस एक नॉर्मल थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है हैम रेडियो के लिए। और एक छोटी सी शर्त यह कि 12 साल का होना अनिवार्य है, क्योंकि देखिए काफी दूर तक सिग्नल पहुंचाया जा सकता है हैम रेडियो की सहायता से। तो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी होनी आवश्यक है। तो एक कंडीशन सरकार की यह भी है कि 12 साल से ऊपर होना आवश्यक है अगर कोई हैम रेडियो को ऑपरेट करता है। तो अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो स्पेशल कैटेगरी स्पेशल स्टेटस को लेके है। देखिए, आंध्र प्रदेश पिछले काफी समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहा है और अब लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम किसी भी राज्य को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं देंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स जान लेते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इस बात को लेकर काफी विरोध हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें मना कर दिया है। क्योंकि देखिए, जब आंध्र प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था तो उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देंगे, लेकिन बाद में अब जो केंद्र सरकार है वो इनकार कर रही है। लेकिन परिस्थितियां हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब जो 14 फाइनेंस कमीशन आया था उन्होंने डेवल्यूशन बढ़ा दिया है, यानी जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देती थी वो पहले 32% देती थी टैक्स रेवेन्यू, अब 42% दे रही हैं। तो परिस्थितियां अब चेंज हो चुकी हैं। तो अब देखिए, कुछ हम बेसिक्स इसके बारे में जान लेते हैं कि स्पेशल स्टेटस मिलने का फायदा होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अतिरिक्त सहायता प्रोवाइड करता है स्टेट्स को जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। कंसेशन मिलता है वहां पे अगर जो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती हैं तो उन इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक्साइज टैक्स में, कस्टम ड्यूटी में, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में, इन तमाम तरह के टैक्सेस में काफी रियायत मिलती है। और प्लान्ड एक्सपेंडिचर का 30% जो है वो खर्चा जो केंद्र सरकार है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पर करती है। लेकिन देखिए, अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन एक्सपेंडिचर की जो क्लासिफिकेशन होती थी अब इसे बंद कर दिया गया है। पहले होती थी इस तरह की क्वालिफिकेशन। क्या होता था पहले देखिए, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एक प्लान का मतलब मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना है, थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ रही है, तो इस तरह की चीजों को कहते थे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान में कौन सी चीजें आती थी? मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सैलरीज देनी है अपने एम्प्लॉइज की, तो देखिए सैलरी तो देनी है ना, इसमें प्लानिंग क्या हुई? तो ये होगा नॉन प्लान्ड। तो ऐसे पहले सारे एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट डिवाइड करती थी और उस एक्सपेंडिचर का 30% वो था वो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स पर खर्च किया जाता था। हालांकि अभी ये क्लासिफिकेशन बंद हो गई है। और अब उसके बाद में क्या देखिए, उनको और भी काफी तरह के फंड्स मिलते थे। अब देखिए, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं, अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आपको पता ही होगा कि कई बार क्या होता है, डिवाइड होती है। जैसे 50% इसका सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, 50% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। तो अब देखिए, वैसे तो अलग अलग होता है हर एक स्कीम के लिए, लेकिन एक जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दे रखी है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा जिसे प्राप्त है 90% ग्रांट मिलेगी। यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने की जब बात आएगी
तो 90% तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो जो आएगा स्टेट्स को जाएगा, वो ग्रांट के तौर पे आएगा, यानी उन स्पेशल कैटेगरी प्राप्त जो स्टेट्स हैं उनको वापस नहीं देना पड़ेगा 90% पैसा, क्योंकि वो ग्रांट के तौर पे आया है। सिर्फ 10% जो पैसा आएगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए वो लोन के तौर पे आएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, जबकि जनरल स्टेट्स के लिए ये है 30% ग्रांट के तौर पे, यानी 30% वापस नहीं देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 70% लोन के तौर पे ये वापस चुकाना पड़ेगा। तो ये फर्क है, इसमें जो रेशो है वो 90:10 है और इसमें जो रेशो है 30:70 है। तो ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा उनको काफी तरह की स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस भी मिलती है। और एक देखिए, इनको जो फंड्स मिलते हैं इस स्कीम के सहायता से, वो फंड्स लैप्स नहीं होते। लैप्स का मतलब काफी बार ऐसा होता है कि जनरल स्टेट्स के लिए जो फंड देती है 1 साल के अंदर अंदर उन जनरल स्टेट्स को वो फंड्स यूटिलाइज करने होते हैं, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा वो अमाउंट। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको जो ये फंड्स मिलते हैं वो लैप्स नहीं होते, वो अगले साल भी उन फंड्स को यूज कर सकते हैं। तो ये भी एडवांटेज है। तो अब देखिए क्राइटेरिया क्या था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। 5 तरह के क्राइटेरिया थे। उस स्टेट का हिली या डिफिकल्ट टेरेन होना आवश्यक है, यानी पहाड़ी क्षेत्र होना आवश्यक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन या हब या फिर मान लीजिए किसी पड़ोसी देश के साथ बॉर्डर मिलता हो, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो बैकवर्डनेस हो, या फिर जो देखिए स्टेट फाइनेंसिंग हो वो काफी नॉन वाइबल हो, यानी एक लेवल के बाद में ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर पाने में वो स्टेट सक्षम ना हो। तो ये 5 क्राइटेरिया थे। तो इन 5 क्राइटेरियाज के आधार पर 11 स्टेट्स को अभी तक स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है। इनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब देखिए बात यूं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह भी तर्क था कि मान लीजिए अगर किसी एक स्टेट को अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देते हैं तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी एक प्रकार से इस प्रकार की मांग करने लगेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रकार से सक्षम नहीं हो पाएगी उन सभी स्टेट्स की डिमांड पूरी कर पाने में। अब अगली जो बॉडी एनएचआरसी के बारे में एक न्यूज है। न्यूज तो देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस तरह की न्यूज है कि एनएचआरसी ने समन किया, लेकिन प्रीलिम पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो देखिए आप ये याद रखिएगा, जो एनएचआरसी है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, पार्लियामेंट के एक्ट से इसे स्टैब्लिश किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है कि सिविल कोर्ट के तर्ज पर इनके पास में पावर होती है, यानी ये किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को समन कर सकते हैं। आमतौर पर जो पावर सिविल कोर्ट के पास में होती हैं अपनी ज्यूरिडिक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, वही पावर एनएचआरसी के पास में होती है। मेंबरशिप की बात की जाए तो एक चेयरपर्सन समेत में 8 मेंबर्स इनके होते हैं। सबसे पहले तो देखिए चेयरपर्सन होंगे, उसके बाद में जो चेयरपर्सन होते हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ एपेक्स कोर्ट होंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हो चुके हैं वही एनएचआरसी के चेयरमैन बन सकते हैं। बाकी मेंबर्स की बात की जाए तो एक मेंबर को सुप्रीम कोर्ट का जज या तो अभी हो या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना आवश्यक है। और दूसरे मेंबर के लिए कंडीशन ये है कि वो या तो अभी फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ कोई भी हमारे स्टेट की चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के किसी चीफ जस्टिस हो, या फिर रिटायर हो चुके हो चीफ जस्टिस की पोस्ट से। बाकी जो 2 मेंबर्स होंगे वो ऐसे होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज होगी ह्यूमन राइट्स के बारे में। और देखिए ये तो 4 मेंबर हो गए, एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर ये होंगे। बाकी जो 4 मेंबर्स होंगे ना इस बॉडी के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, मतलब जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इन सभी के जो चेयरमैन होंगे, और एक जो ये है माइनॉरिटी के जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कमीशन जो भी है ये, इनके जो चेयरमैन होंगे वो सब भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी एनएचआरसी के मेंबर्स होंगे। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी इन सब के जो चेयरपर्सन होंगे वो एनएचआरसी के भी मेंबर होंगे। तो ये 8 मेंबर्स प्लस में 1 चेयरपर्सन, इस तरह से इनकी जो है वो मेंबरशिप है। अब देखिए जो इनके चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एनएचआरसी के चेयरपर्सन को, जो कि हो सकता है सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक पैनल के द्वारा रिकमेंडेशन देने के बाद में प्रेसिडेंट चुनता है चेयरपर्सन और अपॉइंट करता है चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। तो पैनल में कौन कौन से पर्सन होते हैं? देखिए पैनल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए काफी क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, अभी तक तो 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे इस पे एनएचआरसी पे। अब और 2-3 क्वेश्चन इस पे क्या बन सकते हैं? देखिए एनएचआरसी के पास में सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स होती हैं। एनएचआरसी अपने आप से कोई भी डिसीजन एक प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। इस पे क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और एक और इनके पास में देखिए सू मोटो पावर्स भी होती हैं, यानी अपने आप से न्यूज़पेपर्स में अगर कोई खबर छपी है तो अपने आप से उस घटना का संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी कर सकते हैं। और देखिए वैसे अगर न्यू पूछे कि एनएचआरसी करता क्या है, करता तो देखिए इनकी वर्किंग ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। जेल्स में विजिट करना, या फिर वुमेन्स के खिलाफ में, दलित्स के खिलाफ में जहां अत्याचार हो रहा है।
अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो G7 के बारे में है। G7 ने जिस प्रकार से अब केमिकल वेपन्स का यूज किया है सीरिया के अंदर में, इस बात को कंडेम किया है G7 ने। तो आप देख लीजिए G7 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। 7 देश इसमें आते हैं। पहले रशिया भी इसमें आता था, लेकिन क्रीमिया का एनेक्सेशन जब रशिया ने किया था तो काफी सैंक्शंस वेस्ट के द्वारा लगाए गए थे रशिया के ऊपर में, और रशिया को सस्पेंड भी कर दिया गया है G8 से। यानी पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया को यहां से निकाल दिया गया, अब ये G7 रह गया है। 7 देश इसमें आते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स यानी USA। और यूरोपियन यूनियन को भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है इस G7 के अंदर में। देखिए इसका कहीं मुख्यालय नहीं है और काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम टू टाइम अपने मेंबर जो कंट्रीज है वहां पे मिलती हैं ये। जैसे आप देखिए उदाहरण के तौर पे कहें तो 2016 में जापान में मिली थी, इनकी मीटिंग हुई थी, और 2017 में अब 26-27 मई को इटली में इनकी मीटिंग होगी। तो देखिए एक बीता हुआ सेशन और एक आने वाला सेशन, इन दोनों सेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी इन रीजनल या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आए उनकी बात आए। अब चलते हैं अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ में। देखिए यूनिसेफ, एक यूनिसेफ की न्यूज है इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होती है यूनिसेफ? यूनिसेफ देखिए एक यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है, हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क के अंदर में। और देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को और मदर्स को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में। जब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो काफी तबाही उसके बाद में हुई थी, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में जो चिल्ड्रंस या फिर मदर्स हैं उनकी सहायता प्रोवाइड करने के लिए, उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। और शुरू में इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बाद में नाम बदल के हो गया था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वैसे जेनेवा में इनकी ब्रांच भी है, तो मतलब दोनों जगह भी कह सकते हैं, न्यूयॉर्क और जेनेवा। हेडक्वार्टर तो देखिए आमतौर पे एक ही जगह होता है, पता नहीं 2 जगह क्यों दे रखा है, 2 हेडक्वार्टर तो नहीं हो सकते। अब देखिए बात क्या है, आगे कौन सी न्यूज है। आगे देखिए नेशनल एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम चलाया गया है वो चलाया गया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग जो है मिलके इस प्रोग्राम को चला रही हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो कर क्या रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है नेशनल एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम। देखिए 50 वोट के 5 स्टार रेटिंग के सीलिंग फैंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब एक बात आपने यहां पे ध्यान दिया होगा, 50 वोट के जो ये 5 स्टार रेटिंग है, ये 5 स्टार रेटिंग BEE क्या है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए ये BEE है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आती है, और 2002 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में इंपावर किया गया था गवर्नमेंट को कि इस प्रकार की एजेंसी आप बना सकते हो। फिर गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को बनाया, और ये क्या करती है, देखिए ये प्रोग्राम्स डेवलप करती है जिससे जो एनर्जी एफिशिएंसी लाई जा सके और एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। और गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था देखिए 2010 में कि मैंडेटरी होना चाहिए कि जितने भी हमारे देश में अप्लायंसेस यूज होते हैं जैसे कि फैन, बल्ब, ये सब पे इन सबको रेटिंग मिलनी चाहिए BEE से, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से। तो ये सारा आर्टिकल था। अगले देखिए एक इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल ये है सिमाई, और ये है करूवेलम ट्री स्पीसीज। ये देखिए वेस्ट अफ्रीका का नेटिव ट्री स्पीसीज है ये, और तमिलनाडु में इसे लाया गया था फ्यूल वुड के तौर पे, यानी फ्यूल के लिए लाया गया था 1960 में। वैसे ये नेटिव स्पीसीज है वेस्ट अफ्रीका का। देखिए ये ना लोकल इकोसिस्टम को पूरी तरह से डिसरप्ट कर लेता है। आसपास जहां पे भी ये पेड़ होता है आसपास के सारे ग्राउंड वाटर को ये सोख लेता है और ग्राउंड वाटर की कमी हो जाती है। तो काइंड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज है, और अब देखिए काफी क्षेत्रों में ये फैला हुआ है और इसने पूरे तमिलनाडु के कई एरिया को ड्राई बना दिया है। यहां पे देखिए ये पेड़ है, अपने आसपास के ग्राउंड वाटर को सोख लेता है। तो क्यों न्यूज में है? न्यूज में इसलिए देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आप एक कानून बनाइए कि जिस प्रकार से ये सिमाई और जो करूवेलम जो ट्री है नुकसान पहुंचा रहा है, तमिलनाडु के जो एरिया को ड्राई बना रहा है, इसे खत्म किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके। तो न्यूज में है, काफी इंपॉर्टेंट ये ट्री स्पीसीज है, याद रखिएगा। अब देखिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पोल्यूशन इन दिनों काफी चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज बनती है, जो भी एक प्रकार से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये काइंड ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं जो एयर में होते हैं, जैसे डस्ट, डर्ट, सूट, स्मोक, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये सभी तरह के पार्टिकल्स को आप पार्टिकुलेट मैटर कह सकते हैं। अभी 2 तरह के होते हैं, एक 2.5
और एक 10, ये थिकनेस है। 10 पार्टिकुलेट मैटर 10 जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, और 2.5 थोड़े और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे इवन शरीर में एंटर कर सकते हैं और रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ह्यूमंस को काफी तरह के डिजीज होते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से, और सांस लेने में दिक्कत क्रिएट करते हैं। लंबे समय तक ये हवा में रह सकते हैं। और कुछ तो देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जो माइक्रोस्कोप होते हैं सिर्फ उनसे ही ये उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। और दोनों तरह की एक्टिविटीज से ये रिलीज होते हैं, जैसे कि नेचुरल एक्टिविटीज और मैन मेड एक्टिविटीज। नेचुरल एक्टिविटीज की बात की जाए तो वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, इन सभी एक्टिविटीज से ये एक प्रकार से एयर में रिलीज हो जाते हैं। और मैन मेड एक्टिविटीज की बात की जाए तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शंस और बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। आपको याद होगा जिस प्रकार से नवंबर के महीने में एक स्मोक क्लाउड बन गया था दिल्ली के अंदर में, तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा थे। ये वही है। और देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वहां पे भी, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को जब हम मेजर करते हैं तो ये भी हम मेजर करते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की संख्या कितनी है एयर के अंदर में। और कौन कौन सी गैसेज आती हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में? 8 गैसेज आती हैं, PM10 और SO2, NO2, NH3, PB, CO और O3। याद रखिएगा 8 गैसेज आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, और बार बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जैसे कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन में रिलीज किया जाता है कि मान लीजिए देखिए 8 गैसेज की मात्रा के आधार पर एक इंडेक्स जारी किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वही है कि अभी कैसी सिचुएशन है, मॉडरेट है, सीवियर है, इमरजेंसी है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए एक और जो स्कीम है वो बायोटेक किसान के फॉर्म में है। ये स्कीम चलाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा में। इसकी फुल फॉर्म किसान की ये बनती है कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। है क्या स्कीम? स्कीम में ये है देखिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लोकल किसानों के खेतों में जाते हैं और लोकल रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि मिट्टी कैसे है, आसपास में पानी कितना है, उन सभी चीजों को संज्ञान में लेते हुए वो अपनी राय देते हैं और बताते हैं कि कम्युनिकेशन टूल्स को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, आपस में इन सभी चीजों को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए, सोइल, वाटर, सीड एंड मार्केट। और इसी वजह से देखिए अगर साइंटिस्ट अब किसानों के खेतों में जाएंगे तो वो लोकल रिसोर्सेज के आधार पर अच्छी राय दे सकेंगे। तो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ाया जा रहा है साइंटिस्ट के बीच में और फार्मर्स के बीच में। 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स जो है हमारे इंडिया में फेज वाइज मैनर में वहां पे ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दी गई है और नई टेक्नोलॉजी दी जा रही है एक प्रकार से लिंकेज स्टैब्लिश करने के लिए। मानक क्या है? मानक की फुल फॉर्म होती है कि देखिए मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज। ये नया नाम है इंस्पायर अवार्ड्स का। इंस्पायर अवार्ड्स किस लिए दिए जाते थे? देखिए स्कूलों में ये अवार्ड्स दिए जाते थे ताकि बच्चों को देखिए शुरुआती तौर पे ही आइडेंटिफाई किया जा सके और साइंस के प्रति उनकी अट्रैक्शन बढ़ाई जा सके, इसलिए ये इंस्पायर अवार्ड्स लाए गए थे। तो अब अवार्ड्स के बाद में सरकार ने स्कीम भी चला दी, मानक स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशंस एंड नॉलेज। देखिए बेस्ट आइडिया, इसमें क्या करेंगे, जो बच्चे हैं स्कूलों के अंदर में वो अपने आइडियाज तैयार करेंगे। अगर उनके आइडियाज अच्छे हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे इंजीनियर्स और जो डिजाइनर्स हैं उनके आइडियाज को कॉमर्शियली डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए देखिए कोई उनका ऐसा आइडिया है जिसको कॉमर्शियली तौर पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो डिजाइनर्स और जो इंजीनियर्स हैं उनकी सहायता करेंगे। लेकिन जो आईपीआर के राइट्स हैं वो चिल्ड्रंस को ही मिलेंगे। तो ऐसे शुरुआती तौर पे देखिए 60 आइडियाज को चूज किया जाएगा इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए और प्रोफेशनल्स हैं बच्चों के आइडियाज पे वर्क करेंगे और उनको आगे लेके जाएंगे और बच्चे जो आईपीआर राइट्स हैं वो बच्चों को मिलेंगे। अब अगली जो बॉडी है वो FSSAI है। ये देखिए स्टैच्यूटरी एजेंसी है और ये आती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में। वह देखिए काफी कंफ्यूजन है, नाम से ऐसा लगता है जैसे फूड प्रोसेसिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आ सकती है, तो लेकिन याद रखिएगा ये आती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये देखिए स्टैच्यूटरी एजेंसी है जो कि फूड की क्वालिटी को रेगुलेट करती है। जैसे मैगी में काफी डिस्प्यूट हुआ था कि हानिकारक एक प्रकार से एलिमेंट्स पाए जाते हैं मैगी में, तो तब यही बॉडी थी वो हरकत में आई थी कि क्योंकि देखिए जो भी हमारे फूड मार्केट में आते हैं आपने कभी पैकेट पे देखा होगा FSSAI की मोहर होती है वहां पे, यानी FSSAI द्वारा प्रमाणित ऐसा लिखा होता है। तो आप याद रखिएगा स्टैच्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री कौन सी है और करती क्या है, रेगुलेट करती है क्वालिटी को। अब अगली जो स्कीम है देखिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है वो एक तरह की ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये आती है। 2000 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और मकसद था ग्रास रूट्स लेवल पर हमारे पूरे देश में इनोवेशन को बढ़ावा देना।
तो देखिए तब से ये पूरी एक्टिवली इंगेज हैं कि इनोवेशन से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी है या फिर सोसाइटी के अंदर में इनोवेशन के जो एसेंस है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और इसने काफ़ी तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं जो ऐसे बच्चों में जो देखिए जो जिनकी आर्थिक हालत तो अच्छी नहीं है लेकिन नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चों में एक प्रकार से ऐसे सेक्शंस में इनोवेशन बढ़ाने को लेकर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अगला जो हमारी बॉडी है वो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर में आती है। 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और ऑटोनोमस सोसाइटी ये है और ये रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये आती है। किस लिए इसे स्टैब्लिश किया गया था? देखिए इसे स्टैब्लिश किया गया था कि जो हमारे आसपास जो हमारे देश में जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, कैसे अच्छे से उस वाटर को यूज किया जा सके। लेकिन अभी जो इसका ज्यूरिडिक्शन है वो बढ़ा दिया गया है। अभी काफ़ी तरह की रिसर्च ये करते हैं, यानी जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो देखिए जैसे केन बेतवा लिंक है या फिर अभी कृष्णा और गोदावरी को एक कैनल के साथ जोड़ा गया था। तो अभी इस प्रकार से जो लिंकेज हो रहा है डिफरेंट रिवर्स के बीच में या फिर एक स्टेट के अंदर में डिफरेंट कैनल्स के बीच में, उन पर भी ये स्टडी करती हैं और बताती हैं कि कितनी फिजिबिलिटी है, क्या कुछ किया जा सकता है। तो इस प्रकार की रिसर्च भी ये करती हैं। तो इंट्रास्टेट लिंक्स ये भी इस ऑप्शन में आ जाए तो टिक कीजिएगा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।